पहली कहानी बाबूराम भील की कहानी है। ये राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान के बलोत्रा इलाके का। पुलिस को इस बलोत्रा इलाके के आसपास पिछले 1-1.5 महीने से कई ऐसे कॉल आते थे। कॉल ये कि एक शख्स है जो हाथ में चाकू लिए रहता है, उसके हाथ में एक बोतल है जिसमें पेट्रोल होता है और एक तरह का पेट्रोल बम है, और बेवजह वो लोगों को धमकाता है, किसी को चाकू मारता है और भाग जाता है। अब ऐसा सिलसिला इस इलाके में पुलिस के लिए परेशानी की वजह, पुलिस ढूंढती है पर वो मिलता नहीं है। तभी अभी 19 जुलाई को इसी इलाके में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल चुली बेरा। इसी इलाके में ये स्कूल, और लोकल पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल सुनते ही पुलिस वालों की हवा ख़राब हो जाती है। कॉल करने वाले ने यह बताया कि इस स्कूल में एक सिरफिरा घुस गया, उसके हाथ में चाकू है और एक बोतल है, और वो बता रहा है कि ये पेट्रोल बम है, और उसने इन्हीं दोनों हथियारों के बल पर स्कूल के बच्चों को एक तरह से बंधक बना लिया है, और कुछ टीचर भी उसकी चपेट में। खबर संगीन थी, बच्चों का स्कूल कुछ भी हो सकता है। फ़ौरन पुलिस अपनी फोर्स के साथ स्कूल में पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने में पता चलता है कि उस सिरफिरे ने तब तक 2 टीचर पर चाकू से हमला कर दिया था। दोनों घायल भी हुए। उनको किसी तरह वहां से निकाला गया और ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद बाबूलाल भील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद ही पता चलता है कि ये कौन है, कहाँ का है, क्या है। तो गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की तो पता चला कि ये बलोत्रा गाँव का है, नाम बाबूराम भील है। अब पुलिस उससे पूछती है कि भाई एक स्कूल में घुसकर तुम स्टूडेंट्स को बंधक क्यों बना रहे हो, मामला क्या है। इसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो खुद पुलिस हैरान थी। आमतौर पर कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने के बाद सबसे पहले पुलिस से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। पुलिस जब इस तरह के केस के बारे में पूछ रही थी कि इस स्कूल से पहले तुमने क्या क्या किया, तो वो तोते की तरह बता रहा था कि मैंने इससे पहले उस इलाके में एक को चाकू मारा, एक और को मारा, मैंने एक उसको बोतल दिखाकर कि ये बॉम्ब है, मैंने उसको डराया। और लास्ट में कहता है कि साहब ये सब तो मैं आप ही के लिए कर रहा था, आप पुलिस वालों के लिए, ताकि आप आएँ और मुझे पकड़ें, पर आपने आने में बहुत वक्त लगा दिया, मुझे पकड़ने में भी वक्त लगा दिया। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें पकड़वाना ही था खुद को तो तुम ही चले आते पुलिस स्टेशन में। बोला नहीं, मैं खुद से आता, मैं खुद से पकड़ाता, तो फिर बात बनती नहीं। आप मुझे पकड़ें और बहुत सारे लोगों के सामने पकड़ें, मैं यही चाहता था। मैं ये चाहता था कि बहुत सारे लोगों को मैंने मारा, चाकू मारा, क्राइम किया। पुलिस लेकिन मुझे एक्शन के वक्त पकड़े, ये नहीं कि मैं थाने पहुंचूं और उसका वो चाकू रख दूं और पेट्रोल बम रख दूं और कह दूं कि मैं सरेंडर करने आया हूं और मुझे पकड़ लीजिए। बोला उससे मेरा काम ही नहीं बनता। और पुलिस वाले हैरान कि ये कौन सिरफिरा है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा तुम गिरफ्तार क्यों होना चाहते थे, और वो भी कि एक्शन के दौरान तुम्हें पकड़ा जाए, कहीं तुम कोई क्राइम कर रहे हो और उसके बाद कोई खबर आए और पुलिस पहुंचे फिर तुमको गिरफ्तार करे, इससे तुम्हारा भला क्या होगा। फिर पुलिस ने देखा, उसने कहा कि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड तो सब साफ है, तुम ठीक ठाक अपनी नौकरी वोकरी क्या करते थे, तुम्हारे अच्छी खासी ज़मीन है, घर है गांव में, तो ये स्कूल में बच्चों को बंधक बनाना, लोगों को चाकू मारना, पेट्रोल पंप से डराना, ये सब क्यों। तो उसने कहा साहब आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसने कहा आप तो करेंगे, और ये तो वो है कि जिसमें तुमको ज़मानत भी नहीं मिलेगी, जेल जाओगे। और वो इसको सुनकर खुश। उसने कहा कि आप पूरा नाम पता सब लिख लिया आपने। उसने कहा हाँ जी, जो तुमने बताया, बाबूराम भील वल्द ये सब कुछ बता दिया। अब वो खुश, बोला अब मेरा काम हो गया। पुलिस वालों को समझ ही में नहीं आया। तब उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा देखो, मैं 6 महीने तक बिल्कुल ठीक इंसान था। मैं शहर गया था नौकरी करने के लिए। शहर से जब घर आया तो कुछ गांव की ज़मीन और प्रॉपर्टी, खेत, उसका पहले से ही कुछ सौदा चल रहा था, कुछ चीज़ें बेचनी थी। तो मैं गया, जो गांव के सारे अपने पंचायत और बाकी होते हैं सरकारी अफसरान, तो मैं वहाँ पेपर लेकर गया था कुछ काम कराने। तो वो तो देखकर मुझे ऐसे हुआ जैसे मैं भूत आ गया हूँ। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी तो डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, तुम कैसे साइन करोगे। और उसने पुलिस को अपनी जेब से निकाल कर वो डेथ सर्टिफिकेट सामने रख दिया थाने में, इस स्कूल के इंसिडेंट के बाद। तो साहब मैं पहले समझा मजाक है, लेकिन फिर मैंने देखा वो वाकई मेरा डेथ सर्टिफिकेट था, बाकायदा उस पर डेट था, इसी साल मेरी मौत हुई है, वक्त जगह सब कुछ लिखा हुआ, सरकारी मुहर है, सरकारी पेपर है, और वो प्रशासन की तरफ से जारी मेरा डेथ सर्टिफिकेट है। बोला मैं हंसा, मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो। मैं दूसरे अफसर के पास गया, बाबू के पास। उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम अब किसी चीज़ पर साइन नहीं कर सकते, तुम मुर्दा हो। तो मैं इधर उधर भटकता रहा, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, वो सब मान रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन कागज़ पर कोई मुझे ज़िंदा मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि सरकारी कागज़ ने मुझे मुर्दा करार दिया। अब मुझे ये पता नहीं कि ये हुआ कैसे, लेकिन जहाँ तक मुझे साजिश समझ में आती है वो ये कि कुछ लोग मेरी प्रॉपर्टी पर नज़रें बनाए हुए थे, और जब मैं शहर में था तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि जब इसको मुर्दा डिक्लेयर कर देंगे तो फिर न ये साइन कर सकता है, ना बेच सकता है, ना सेल डीड बना सकता है।
तो इसीलिए उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट सरकारी अफसरों के साथ मिलकर उन्हें रिश्वत देकर बना लिया। अब मैं सरकारी अफसरों से जब जाकर लड़ रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, ज़िंदा होने का और क्या सबूत दूँ कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा कागज़ दिखाओ जिसमें तुम इस डेथ सर्टिफिकेट के बाद भी ज़िंदा हो। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी। अगर सपोज डेथ सर्टिफिकेट अप्रैल 2024 का था तो उनका ये था कि तुम मई का कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसा पेपर दिखाओ, सरकारी पेपर होना चाहिए जिसमें तुम जिंदा हो। बोला मैं क्या करूं, कहां से लाऊं। इत्तेफाक से कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी, बल्कि टीवी सीरियल था, आप में से पता नहीं कितने उन्होंने देखी, मैंने देखी थी। उसका नाम ही था कागज़, और वो उसमें जो लीड रोल में थे पंकज त्रिपाठी थे, बेहतरीन एक्टर। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी सतीश कौशिक जी ने, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो वो फिल्म की कहानी यही थी कि कागज़ पे पंकज त्रिपाठी की मौत हो चुकी है और उसके बाद वो किडनैपिंग करता और क्या क्या करता है उसका कैरेक्टर, ताकि सरकारी दस्तावेज में उसका नाम आए। अब पता नहीं, शायद उसने ये कागज़ देख ली। अब उसे तमाम कोशिश कर चुका कि मैं ज़िंदा होने का सबूत दूँ, ज़िंदा होने का सबूत कागज़ पे कहीं आ नहीं रहा है। तो फिर उसे ख्याल आया कि सरकारी पेपर पे ही जाइए ना, तो दो पेपर पे मैं देता हूँ, एक पुलिस का FIR और दूसरा अदालत में जब ये मुकदमा चलेगा, जब चार्जशीट दाखिल होगी, अदालत फैसला सुनाएगा, तब जज साहब को भी कहना पड़ेगा कि बाबू राम भील उर्फ फलाने भील, इनको ये सज़ा दी जाती है। एड्रेस भी लिखा होगा उसी गांव बलोत्रा का। बस उसे ये ख्याल आया, तो उसने कहा क्या करूं, क्योंकि उसे ये भी पता था कि खुद से थाने में जाकर किसी को थप्पड़ मार के, पुलिस वाले को थप्पड़ मार के, तब तो कहेंगे यार प्लान करके आया। तो उसने कहा कुछ बड़ा करते हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो जिंदा है कागज़ में, सरकारी कागज़ में जिंदा दिखाने के लिए उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया और एक के बाद एक कई लोगों को चाकू मारा। हर बार इंतज़ार करता कि पुलिस पकड़े, पुलिस पकड़ नहीं रही, वो बेचैन हो रहा। फिर उसने कहा कि कुछ बड़ा करते हैं, और वो एक स्कूल में घुस गया। उसने बच्चों को बंधक बनाया, टीचर को 2 चाकू मारा। तब तक किसी ने कॉल कर दिया, पूरी पुलिस की बटालियन पहुँच गई और वो पकड़ाया, और उस दिन उसे खुशी हुई। ये बात अभी की है, 19 जुलाई की। और तब उसे लगा कि अब उसका काम हो गया। जब पुलिस वालों ने सुना तो जो केस है वो तो उसने इंजर्ट किया, बाकी चीज़ें की, उस पर तो सारी धाराएं लगी। लेकिन जब ये वहाँ के कप्तान SP तक ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि पैरेलल इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब उसके गांव जाकर उसके ज़िंदा मुर्दा होने, उसके डेथ सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। लेकिन बाबू राम भील जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल है, वो बहुत खुश है कि अब मेरे ज़िंदा होने के सर्टिफिकेट से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनी दस्तावेज़, सरकारी दस्तावेज़, पुलिस की दस्तावेज़, अदालत की दस्तावेज़, और जब मुकदमा शुरू होगा जज साहब की अदालत में, तो जज साहब की बात भला फिर कौन टालेगा। तब मैं कागज़ पर फिर से ज़िंदा हो जाऊंगा। तो सोचिए, कागज़ पर ज़िंदा होने के लिए एक शख्स लगातार 6 महीने से क्राइम कर रहा था। ये कानून की पहली झलक और आईना दिखाया। अब आइए दूसरी कहानी पर आपको आता हूँ। कमाल कमाल की कहानियाँ हैं साहब। 1994 में कानपुर में एक केस होता है। एक लड़का कुछ लड़कों के साथ मारपीट करता है और फिर एक लड़की के साथ छेड़खानी करता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, पुलिस उसे पकड़ती है, बाद में वो ज़मानत पर छूट जाता है। उसका मुकदमा चलता रहता है। 1994, आज हमें 2024 में 30 साल बीत गए। 30 साल बाद अदालत को ख्याल आया कि 94 का एक मामला है और एक मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा है। अब मुकदमा है, कागज़ पे तहरीर है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे आप उसको 2 महीने में पहुंचाए या 20 या 30 साल है, क्योंकि कानूनी दस्तावेज़ है। तभी तो हमारे यहाँ मुकदमों की भरमार है। 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। अभी 3 दिन पहले ही कानून मंत्री ने लोकसभा में कहा है, और उसमें हाईएस्ट पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं वो यूपी में ही है। उसकी डिटेल में किसी और दिन सुनाएंगे आपको, पूरा डेटा आ गया हमारे यहाँ, 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित। तो खैर 1994 का ये केस था। उसके बाद इस केस के बाद पुलिस ने पकड़ा, जमानत पर बाहर आ गया। अब अदालत में रूटीन मुकदमा चलेगा, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। 94 से पूरा 2000 ख़त्म, 2021 आ गया। उसके बाद अब 2024, अभी 30 साल बीत गए। अब 30 साल के बाद क्या हुआ कि पिछले हफ्ते कोर्ट में इस मुकदमे की याद आई, और उसके बाद हुआ कि भाई ये हो चुका है, चलो अब इसमें फैसला सुनाते हैं। पुलिस जो IO थे, जो सरकारी वकील, उनको कहा गया भाई वो मुलजिम को पेश करो, क्योंकि मुकदमा सुनाना है 30 साल पुराने उस छेड़खानी और मामले के। उस वक्त जो लड़का, मतलब अगर उसने छेड़खानी 15-20 साल में की होगी तो अब कम से कम 50 साल का होगा। खैर पुलिस को ये केस ही पता नहीं, याद भी नहीं है। वो इलाके में कितने थानेदार बदल गए, SP बदल गए, कप्तान बदल गए। इन 30 सालों में तो कई रिटायर हो गए। बट पुलिस को याद आया, कागज़ पर पता वता लिखा हुआ था। पुलिस की एक टीम पहुंचती है कानपुर के एक मोहल्ले में। दानिश नाम था जो अक्यूज़ था। दानिश को कहती है भैया
कल अदालत में फैसला होना है, तुझे अदालत चलना। वो कहता मैंने तो कुछ किया नहीं। कहता मैं भूल गया होगा, तो 30 साल पुरानी बात है। वो कहता नहीं। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, पकड़ के लाती है, कहती भैया अगर तेरी पेशी है, फैसला करना, तो कहीं जाएगा नहीं। अब उसको बैठा लिया। अगले दिन अब कोर्ट में पेशी, कोर्ट में दानिश को पेश किया गया। जज साहब बैठे, मुकदमा याद किया गया, 1994 का है, अप्रैल के महीने का है। दानिश अक्यूज़ है, आरोपी है। अब दानिश के घर वाले भी इधर भागे भागे कि भैया हमारे बच्चों को ये लेके चले गए, कुछ किया ही नहीं है, सीधा साधा लड़का है। उन्होंने वकील पकड़ा। अब वहाँ कोर्ट में जब हुआ तो पहले पन्ना खुला 30 साल पुराने केस का, उसका नाम दानिश ही था। उसके बाद ये हुआ कि भाई ये दानिश है तो पहचान क्या है। तो दानिश का जो आधार कार्ड था वो पुलिस ने उससे पहले ही जब्त कर लिया था। उठा के उसने पेश कर दिया कोर्ट में और कहा ये रहा हुजूर, इसकी शनाख्ती कार्ड देख लीजिए दानिश। अब दानिश का जो वकील पहुंचा था उसकी तरफ से, उसने कहा कि भैया मैं भी देखूं। उसने देखा। अब तब तक वकील मुकदमे को सुन के उसका सर चकरा रहा, हो क्या रहा है। अब जब उसने देखा तो इससे पहले कि जज साहब फैसला सुनाए, दानिश का वकील जज साहब से कहता है, जज साहब 1994 के मुकदमे का आप फैसला सुना रहे हैं, एक मारपीट और छेड़खानी का, और ये कटघरे में कानपुर पुलिस ने जिस लड़के को खड़ा कर रखा है 30 साल पुराना केस का आरोपी, ये तो पैदा ही 2002 में हुआ है। मतलब 1994 का केस है। जब यह केस हुआ तब इसकी उम्र 8 साल की थी। अब 8 साल की उम्र में भी चलो कर दिया हो, इसने मान लिया जी। लेकिन 94 का केस 2024 में आप इसको पेश कर रहे हैं, 2002 में ये पैदा हुआ है। ये कुल मिला के 22 साल का लड़का है। तो 22 साल का लड़का 30 साल पहले क्राइम कैसे कर सकता है। अब जज साहब भी दंग। उधर जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा भाई लो दिखाओ। उन्होंने भी अब ध्यान से, इतना भी होश नहीं था कि जब पकड़ के उठा कर लाएँ तो इसका आधार ही देख लें। लड़का हुलिया से भी लग रहा है कि बच्चा है, लेकिन उनको एक केस निपटाना है। अब जब उन्होंने आधार कार्ड देखा तो उस पर लिखा हुआ कि भैया ये तो 2022 बॉर्न है और केस 1994 का है। तो जो 2002 में पैदा हुआ 8 साल पहले जुर्म कैसे कर सकता है, और 30 साल पुराने केस को एक 22 साल का लड़का कैसे अंजाम दे सकता है, आप ही बताइए। जज साहब ने घूरा पुलिस वाले को। पुलिस वाले माई बाप करते हुए हाथ जोड़ते हैं और दानिश को लेकर बाहर निकलते हैं और गुस्से में कहते हैं पहले तो बता देता कि तू कितने साल का है, कर आपने मौका कहाँ दिया। अब उसके बाद वो दूसरे दानिश को ढूंढा जा रहा, 30 साल बाद पता नहीं कहाँ होगा, अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये केस क्या था, एक तो 30 साल पुराना एक मामला, और 30 साल पुराने उस मामले में भी एक तो मुकदमा इतना लेट, ऊपर से 22 साल के लड़के को 30 साल पुराने केस में आरोपी के तौर पर पेश कर दिया। कमाल है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये दूसरी जल्दियाँ भी थी, तीसरी पे आइए। ये भी यूपी के महाराजगंज का मामला है, और ये मामला जो है इत्तेफाक से ये भी 1997 का है। वो 94 का था, ये 97 का। 1997 में 1997 में यूपी के महाराजगंज में एक घर से चोरी की लकड़ी बरामद होती है। ध्यान से सुनिएगा, चोरी की लकड़ी। और ये लकड़ी जो थी ये प्रतिबंधित लकड़ियाँ थी, जंगल में जैसे कटाई वटाई पेड़ तो बना है, आपको पता है, जुर्म है। तो पुलिस ने कहीं से मुखबिर ने खबर दी, पुलिस ने दबिश दी। एक अयूब और एक शरीफ नाम के 2 लोगों को पुलिस ने उठाया और थाने में ले गए। फिर उसकी ज़मानत हो गई, उसके घर से लकड़ियाँ बरामद हुई थी, केस वेस बन गया 1997। अब उसके बाद FIR सब हो गई थी, ये दोनों भी बेल पे बाहर है, क्योंकि लकड़ियाँ चुराई थी बहुत मामूली सी। धीरे धीरे अब वक्त बीता, 27 लंबे साल बीत गए, 97 से 2024 24वें साल में हम, और 1997 का ये मामला है। 27 साल के बाद अचानक अदालत के फाइलों के बीच में ये लकड़ी चोरी की फाइल आई। उन्होंने कहा 27 साल पुराना मामला, अब तक फैसला नहीं, ऐसे कैसे, चलो इसको भी निपटाते हैं। आनंद फानंद में तमाम पुलिस वाले सबको बुलाया गया, केस से जुड़े हुए तो सब रिटायर ही हो गए, सिर्फ उन पन्नों को देखा गया। पुलिस का नसीब अच्छा था, ये दोनों उसी मकान में थे जहाँ 27 साल पहले रहते थे। अयूब और शरीफ को पुलिस लेकर कोर्ट पहुँची। 27 साल बाद लकड़ी चोरी के मुकदमे का फैसला हो रहा, और टोटल जो उस वक्त लकड़ियाँ थी वजन में वो करीब 5 किलो थी। 5 किलो लकड़ी के मुकदमे का फैसला जो 1997 में दर्ज हुआ था, 2024 में अदालत फैसला सुनाती है और कहती है कि अयूब और शरीफ तुम दोनों गुनहगार हो, तुम दोनों ने 27 साल पहले लकड़ियाँ चुराई थी करीब 5 किलो, इसलिए तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को सज़ा दी जाती है, एक दिन की जेल और 1500 रुपये जुर्माना। अगर तुमने 1500 रुपये जुर्माना नहीं दिया तो फिर 1 हफ्ता और जेल में रहोगे। तो 1 दिन की जेल और 1500 रुपये जुर्माना। दोनों जज साहब के सामने खुशी खुशी में, क्या है, सुबह से शाम तो यूँ ही निकल देंगे, अब 1 दिन में जेल जाने का भी क्या मतलब बनता है। लेकिन खैर, इसी के साथ यानी 1 दिन की जेल और 1500 रुपये जुर्माना देकर ये मुकदमा खत्म। यही काम 27 साल पहले हो सकता था। जो 5 करोड़ मुकदमे आज हमारे अदालतों में लंबित थे, उनमें से ऐसे मुकदमों या इस तरह के मुकदमों की भरमार है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस लकड़ी चोरी के मामले में 1 दिन की सज़ा है जेल,
हालांकि कायदे से इसमें कानूनी पेचीदगियाँ बहुत है। अगर ये दोनों चाहें, एक तो 1 दिन की जेल का मतलब ये हुआ कि जेल जाएंगे नहीं, क्यों, ये बेलेबल ऑफेंस हो गया। अगर 5 साल से कम की सज़ा होती है तो बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, तो ये बेलेबल है। ये इसको हाई कोर्ट में फिर चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है दोनों इसलिए जाएंगे कि भैया हाई कोर्ट और कहीं चैलेंज करने के लिए भी वकील तो करना पड़ेगा ना। यहाँ 1500 रुपये में काम बन रहा है, तो फिर वकील को क्यों वो 15,000 रुपये देंगे, वो भी अक्लमंदी नहीं है। लेकिन लकड़ी चोरी का मुकदमे का फैसला 27 साल बाद और 1 दिन की सज़ा। तो ये तीसरी झलकियाँ आपने देखी। अब कमाल की चौथी झलकियाँ देखिए और निकलते हैं यूपी के बाहर, मध्य प्रदेश चलते हैं। ये भी कमाल का है। मध्य प्रदेश में 22 अप्रैल 2005 को एक महिला जिनका नाम है विमला देवी, उम्र 56 साल, उनके घर पर एक पुलिस आती है और एसएचओ थे वो वहीं के एक डाबरा पुलिस स्टेशन के। और घर आने के बाद उनके 3 लड़के थे उस वक्त घर में मौजूद, उनके बारे में पूछते हैं और उन तीनों को थाने ले जाते हैं। विमला देवी पूछती है मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, वो कहते हैं कि अभी छोड़ देंगे, कुछ पूछताछ करनी है। तो 3 बच्चे को जो ले गए उनमें से 2 को तो इन्होंने शाम को छोड़ दिया, लेकिन तीसरे को उन्होंने नहीं छोड़ा। और उस तीसरे बेटे का नाम था खुशहाली राम। अब वो पुलिस कस्टडी में था। घर वाले भागे कि भैया बता तो क्या है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मिलने नहीं दे रहे। करीब हफ्ता बीत गया, कोई पता नहीं चला। वो बार बार जाए, पुलिस वाला कुछ बताया नहीं। फिर ये भी कहानी सुना दिया कि हमने तो उसे छोड़ दिया था, वो भाग गया और हमारे पास नहीं है। अब बेचारे गरीब लोग कहाँ कहाँ भटके, लेकिन दोनों भाई और माँ अपने बच्चे को तलाश रही है, जिसको खुद इंस्पेक्टर आकर लेकर गया था डाबरा पुलिस स्टेशन का। जहाँ जहाँ वो भाग सकते थे भागे, लेकिन उनके तीसरे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीता। उसके कुछ दिनों के बाद अचानक इन घर वालों को इनके पड़ोसियों ने अखबार ला कर दिया और बोला ये पढ़ देखो अखबार में क्या पढ़ा लिखा हुआ है। जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो पढ़ा ये कि पुलिस ने एक एनकाउंटर में उनके बेटे को मार दिया और बेटे का बाकायदा फ़ोटो छापा और फोटो के साथ ये लिखा कि कालिया उर्फ ब्रिज किशोर, एक बदनाम डाकू, एक मुठभेड़ में मारा गया। कालिया उर्फ ब्रिज किशोर। अब जब उन्होंने फ़ोटो देखा तो फ़ोटो तो बेटे का है, लेकिन नाम कुछ और आ रहा है। अब वो भागी गई ये लोग जहाँ पे इनकाउंटर हुआ। उसके बाद वो पुलिस वालों के पास अदालत में पहुँची कि भैया इसकी इंक्वायरी की, हमें कहीं से इजाज़त दिलवाई जाए। वकील किया तो फिर लास्ट में सीनियर पुलिस अफसरों ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई और कहा कि ये जांच किया जाए। जब जांच की तो पता चला कि जिस बंदे का इन्होंने नाम लिखा है, ये कालिया उर्फ ब्रिज किशोर, मशहूर बदनाम क्रिमिनल, वो मारा गया एनकाउंटर में। वो कालिया उर्फ ब्रिज किशोर झांसी की डिस्ट्रिक्ट जेल में 2 साल से बंद था। और जब ये इंक्वायरी हुई पता चला कि अभी वहीं बंद है। तो अब सवाल ये था कि मारा कौन गया है, क्योंकि अखबार में फ़ोटो विमला देवी के बेटे का था, नाम उस डाकू का था और वो नाम जिसका था वो झांसी की जेल में अभी जिंदा था और इस एनकाउंटर से पहले से ही बंद था। मतलब एमपी पुलिस में और बाकी के स्टेट पुलिस में वैसे ही इतना होता नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन, तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये तो जेल में बंद है। उनको चाहिए था इनाम तरक्की, उन्होंने उठाया इस लड़के को, बेगुनाह को उठाकर मार दिया। अखबार में फ़ोटो छपवा ली और कह दिया कि कालिया मारा गया और कालिया झांसी की जेल में बंद है। अब जब ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में रिपोर्ट आई तो फिर ये हुआ कि भाई इस पर मुकदमा चलेगा। अब वो जो इंस्पेक्टर साहब उठा कर ले गए थे उनको ढूंढा गया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहीं नहीं मिले। जब उनको कहा गया कोर्ट में पेशी है, वो कभी नहीं आए। 2012 से आज 2024 हो गया है। सिस्टम का अंदाज़ा लगाइए। वो इंस्पेक्टर अब एसपी दतिया हैं इस वक्त, मतलब तरक्की पाते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। कोर्ट में नहीं पहुंचे एक भी पेशी पर। और अब लास्ट में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने पहले तो 1 लाख रुपए का जुर्माना किया स्टेट गवर्नमेंट पर, कहा इस परिवार को दो, और साथ में डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है कि तुम्हारा वो इंस्पेक्टर क्या इतना बड़ा है कि बार बार कहने के बावजूद एक बार भी पेशी में कोर्ट नहीं आया। दिया भी का फैसला इसी 1 वीक के अंदर। अब देखिए, क्योंकि अब ना जाएं तो शायद गिरफ्तारी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक एनकाउंटर जिसमें एक कालिया के नाम पे एक बेगुनाह मारा गया, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब आगे जांच होगी, क्या होगी पता नहीं। तो ये चौथी झलकियाँ थी कि जो बंदा जेल में है उसका एनकाउंटर हो चुका बाहर में। कमाल की पुलिस अपनी। अब 5वीं खबर, ये भी यूपी की है इत्तेफाक से। अब इस स्टोरी के बारे में क्या कहें, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। यूपी में एक महिला रहती थी, उसकी एक बेटी जो है एक रोज़ अचानक घर से गायब हो गई। अब वो जब गायब हुई तो वो फिर पहुंचती है, ये देवरिया का मामला है।
देवरिया में पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, कहती मेरी बेटी साहब भाग गई है, आप उसको ढूंढ लो। वो अपनी बेटी का नंबर देती है। अब वो इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, इश्क का मामला था, बेटी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं, उसके बाद उसके फ़ोन को चेक करते हैं CDR। तो उस लड़की ने वहाँ जाने के बाद एक कॉल किया था, वो कॉल मुंबई से था। अब पुलिस वालों को इतना पता चल गया कि लड़की मुंबई में और मोबाइल उसका ऑन है, तो बड़ा आसान था उसको ट्रेस करना। अब कायदे से एक लड़की है और वो भी बहला फुसला कर ले गया है, क्या है मालूम नहीं है, तो ये पुलिस का काम है, जिम्मेदारी बनती है उसकी जांच करना, उसको सही सलामत वापस लाना। लेकिन यहाँ खेल क्या होता है कि देवरिया पुलिस के 3 पुलिस वाले उस लड़की की माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल गया तुम्हारी बेटी मुंबई में है, अब मुंबई से उसे लाना है, पर मुंबई कैसे जाऊँ? बेचारी माँ को ये पता ही नहीं कि ऐसे केस में सरकार पैसे देती है पुलिस के आने जाने, क्रिमिनल को पकड़ने, सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल, सब कुछ। उसे बेटी चाहिए थी। दरोगा ने उसे कहा कि देखो मुंबई जाकर तो ले आएंगे, लेकिन मुंबई जल्दी जाना पड़ेगा, तो आप फ्लाइट से जाना है, फिर यहाँ से पहले लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से मुंबई जाएंगे, पर हाँ तुम्हारी बेटी को जब लेकर आएंगे तो ट्रेन से वापस आ जाएंगे, पर अभी फ़्लाइट से जाना जल्दी है, क्योंकि वरना भाग ना जाए। तो इन सब के पैसे माँ ने कहा कितना खर्चा होगा? उसने बताया कि तुम ही टिकट करा दो, हमें कोई इशू नहीं है। माँ ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखा कि अभी 3 महीने के लिए गिरवी रख देते हैं, हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे, हमें इतने पैसे दे दो। उसके बाद उसने उस दरोगा, उसकी 2 सहायक, एक लेडी कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल, 3 लोगों के लखनऊ टू मुंबई के एयर टिकट कराए, देवरिया से लखनऊ के ट्रेन टिकट कराए और रिटर्न टिकट मुंबई से फिर लखनऊ तक के कराए। ये सब दिया। उसने कहा वहाँ जाकर रहना खाना पीना भी है। माँ ने 6,000 अलग से दिए। ये लोग गए, जाने के बाद लड़की को वापस ले आए, ये फैक्ट। मेडिकल करा के माँ को सौंप दिया, माँ भी खुश, हाथ जोड़ी उन पुलिस वालों के आगे। महीने भर बाद बेटी फिर गायब। अब माँ फिर पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस वालों से उसने फिर कहा। अब पुलिस वाले जो है फिर से वही कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना, पैसे वैसे। अब माँ बेचारी हार गई। उसने कहा अभी जो हमने गिरवी रखा है उसी के पैसे के तकाजे शुरू हो गए और मेरे पास कुछ है नहीं, कहाँ किराए पे लगाऊँ? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। माँ से ये बात कुछ लोगों ने सुनी, उन्होंने एक पत्रकार को बताई, उसने अखबार में खबर छाप दी। खबर छपते ही जो SP थे उन तक पहुँची बात। SP ने माँ को बुलाया, माँ ने सारी कहानी बता दी, इनके मुंबई फ्लाइट से भेजने, ट्रेन से वापसी के। SP ने कहा हम तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं, और उनमें से जो दरोगा साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया और उनके जो नीचे के दोनों थे उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी डायरेक्ट गलती नहीं थी। तो कुल मिला के आज 5 अलग अलग कहानी, 5 तस्वीरें थी। इसके ज़रिए आप हमारी पुलिसिंग, जुडिशियल सिस्टम, मुझे लगता है सब कुछ थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही।